प्रार्थना करते समय व्यक्ति मंदिर में हो या न हो, परंतु उसके मन में ईश्वर होना बेहद आवश्यक है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन। दोनों सदनों में होंगे महत्वपूर्ण कामकाज। लोक महत्व के मुद्दे भी उठाए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए जाने को बताया गर्व की बात। मन की बात में कहा, कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व करके ही कर सकता है प्रगति। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। कहा, विकसित राष्ट्र का संकल्प राज्य सरकारों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है हासिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के टोक्यो में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भास्कर ने रचा इतिहास। वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विषय में। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे लोकसभा में, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति की सिफारिशों के संबंध में वक्तव्य रखेंगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव प्रस्ताव रखेंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही विधायी कार्य में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित, विचार तथा पारित की जाने की संभावना है। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के आज के कामकाज के बारे में। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए जाने को गर्व की बात बताया है। मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व करके ही प्रगति कर सकता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्थलों की सूची में भारत का ये 43वां स्थल होगा और ये पूर्वोत्तर का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराई देव मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे।
और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेऊ मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराईदेऊ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेऊ मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व करके ही प्रगति कर सकता है। इस संबंध में भारत में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने परियोजना परी का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना सार्वजनिक कला को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रही है। करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं।
ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहाँ देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने लोगों से देश को नशा मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक कदम है। मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल हाल ही में लॉन्च किए गए थे और एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है
कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। असम के चराइदे मोइदम को भारत के पिरामिड के रूप में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। चराइदे मोइदम पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। ये मोइदम ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। इन टीलों का निर्माण अहोम राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ये यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी असम के चराइदे मोइदम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया था। लोगों से इसे देखने का आग्रह भी किया था। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। A living and lasting legacy of the Brahmaputra Valley in the Indian state of Assam. The Moidams of Saraideo are under evaluation from the World Heritage Tag from UNESCO because of their immense cultural importance and outstanding universal value. The nominated property of 90 Moidams that are spread across 95.02 hectares represents the densest concentration and most complete archaeological specimens of the mound burial system of the Ahom dynasty. Deceased kings and royals of the mighty Ahom dynasty were buried at the necropolis at Saraideo across 600 years during the dynasty's reign from the 13th century to the 19th century. The burial took place in accordance with a unique funerary tradition. This sacred mound burial system was called a Moidam, from the Thai word Phrang Mai Dam. Phrang Mai means to bury and Dam means the spirit of the dead. According to historical records of Thai Ahoms, a Moidam has 5 principal parts. A Garva, that was the burial pit, where the body of the deceased Ahom royal and their paraphernalia were placed. Over this was the Tak, the burial vault. This was made of wood in the early years and of brick and stone after the 17th century. The hemispherical mound of excavated earth made on top was the Ga Moidam, crowned with a shrine called Sosali, that was symbolic of the heaven-earth continuum that the Thai Ahoms believed in. The complex was enclosed within a gar, an octagonal dwarf boundary wall that symbolized the shape of the Thai universe. The Moidams were in the midst of the ancestral spirit forest of the Thai Ahoms, creating a symbolic image of Thai heaven. The dead body of an Ahom royal would be buried along with treasures and items of daily use to serve the departed souls in their afterlife. Even today, ancestor worship ceremonies like Medam, Mefi and Tarpan continue to be held at Saraideo, connecting the present with the past. The former tradition was started by Sukafa, the founding king of the Ahom dynasty, and has survived 800 years. In later centuries of the Ahom rule, the Moidams were used to entomb cremated ashes instead of embalmed dead bodies. This transformation in the Thai Ahom burial practice marked an integration with elements of Hindu customs. Today the property is protected and managed jointly by the Directorate of Archaeology under the State Government of Assam and the Archaeological Survey of India. Aided by invaluable community efforts, we have been carrying out scientific clearance and excavations at Saraideo with emphasis on long-term multidisciplinary research strategies including integrated conservation. The Thai Ahom rulers left a unique and lasting legacy behind in the Brahmaputra Valley, transforming it into a land of plenty. Moidams, the final abode of the Thai Ahom kings, reveal old tales of a society that continues to endure in the Brahmaputra Valley. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर ये मुलाकात की।
जापान में क्वाड मंत्रियों की बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और इस दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। अमेरिका ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की इच्छा जाहिर की है। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ सहायक सचिव दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के डोनाल्ड लू और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर भी शामिल थे। एस जयशंकर के साथ जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज शामिल रहे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जब जन कल्याण के लिए समन्वित प्रयास के साथ काम करती हैं तो एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत का विकास तथा विरासत सृजन और विकसित भारत की परिकल्पना में विशेष महत्व रखते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों और विकास कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने और लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भागीदारी की। मुख्यमंत्री परिषद में भाजपा शासित राज्यों के सभी 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलवाने वाली मनु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन शाम होते होते भारत के लिए अच्छी खबर आई। एक तरफ जहां दिग्गज शूटरों ने भारत को निराश किया तो वहीं मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया और क्वालीफाई करने के बाद 580 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर रही थी। फाइनल में मनु भाकर का सामना वियतनाम, तुर्की, कोरिया, चीन और हंगरी के दिग्गज खिलाड़ियों से हुआ। इस इवेंट में कोरिया की ओ ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 243.2 पॉइंट का स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 241.3 पॉइंट अर्जित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने एक संदेश में कहा कि वो निशानेबाजी स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने कहा कि मनु भाकर पर भारत को गर्व है। उनकी ये जीत बहुत से खिलाड़ियों, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति ने भविष्य में मनु भाकर को नई ऊंचाइयां छूने की शुभकामनाएं भी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मनु भाकर ने पेरिस में न केवल भारत के लिए पहला पदक जीता है, बल्कि वो निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी उस उपलब्धि से ऐसी अनगिनत युवतियां प्रेरित होंगी जो ओलंपिक में भारत का तिरंगा फहराना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पदक है। ये एक अतुलनीय उपलब्धि है। ये सफलता कहीं अधिक विशेष महत्व रखती है। मनु भाकर भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को मेडल जीतने पर फोन किया और बधाई दी।
आइए आपको दिखाते हैं ये बातचीत। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते। खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत उदासी। अब तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश बिल्कुल। को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हाँ। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब नहीं, इजी आप है। लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी। देखिए, हमारे पापा को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं बाघों से जुड़े इस खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। ये जंगलों का शांत ज्वालामुखी है, खूंखार, फुर्तीला, ताकतवर, बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा प्राणी टाइगर, अपने देश भारत का राष्ट्रीय पशु। टाइगर को जंगल का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का यह शीर्ष जीव है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। टाइगर पशु जाति का साधु पशु है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर, अकेला, अपने आप में मस्त, सबसे दूर पर आत्मविश्वास और बल से भरपूर। अपने लालच और शौक में मनुष्य ने पिछले 200-300 सालों में इस सुंदर धारीदार पशु को बेरहमी से पृथ्वी से लगभग खत्म कर दिया था। बदलता पर्यावरण, शहरीकरण, अवैध शिकार और घटते जंगल इन्हें बिल्कुल घटाते गए। जो कभी लाखों में 9 प्रजातियों में थे, सिर्फ कुछ हजार में 6 प्रजातियों में रह गए। पर लालच पर बुद्धि की लगाम लगी और टाइगर संरक्षण के लिए काम शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के अथक प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण यानी कि द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के माध्यम से इनकी संख्या को 2018-19 तक लगभग दुगना कर दिया है। भारत में आज टाइगर रिजर्व 9 से बढ़कर 52 हो गए हैं, जिनमें 2967 से ज्यादा टाइगर हैं, जो विश्व में इनकी आबादी का 75% है। विश्व 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाता है, ताकि हमें इनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा याद रहे। वन जीवन की टाइगर है डोर, रखना ध्यान है
इनकी ओर।